फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? खूब ठंड हो गई आज, तो अच्छा ठंडा दिन है, तो ठंडा दिन है मस्त वाला। तो मुझे लगा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी पे बताया तो है डायबिटीज की, पर आज एक छोटा सा वीडियो, बिल्कुल छोटा सा वीडियो टाइप 2 डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी पे बनाने का बहुत मन किया, तो मैंने सोचा चलो फिर से रिपीट करते हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और चीज़ों को मैं थोड़े और आसान ढंग से आप लोगों के सामने रखूंगी। तो टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन डायबिटीज, 90% लोग इसी तरह टाइप की डायबिटीज से ग्रसित हैं, ये बातें हम सब लोग जानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक बीमारी का कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम मतलब एक चीज शुरू हुई तो उसके साथ साथ बाकी बहुत सारी चीजें शुरू होती चली जाएंगी। तो क्या चीज पहले शुरू होती है ये अभी भी डाउटफुल है। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आता है या इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट पहले आता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा ठीक से नहीं मालूम, बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये जो देखा जा रहा है, जो बताया जाता है, जो स्टडीज कहती हैं, होता यह है कि पहले पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा सा इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट। उसके बाद जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है तो इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट ज्यादा हो जाता है, यानी कि बीटा सेल्स में डिस्ट्रॉय ज्यादा हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस उस मतलब जो शुरुआत है उससे थोड़ी सी कम होके इंसुलिन रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट बढ़ता जाता है। यानी कि पहले इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट जो है, बीटा सेल्स हैं जिंदा, काम कर रही हैं, तो इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन तो ये एक सर्कल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अकेले होने से टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, उसके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर अकेला इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, तब डायबिटीज होगी। और तब कौन सी डायबिटीज होगी? टाइप 1, करेक्ट। तब टाइप 1 होगी सिक्रीटरी डिफेक्ट, क्योंकि टाइप 1 में बीटा सेल्स हैं ही नहीं या ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। बढ़िया। अच्छा, अब जब तक आप टाइप 2 को डायग्नोस करते हो ना, कम से कम 50% बीटा सेल आपके डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इसलिए आपका जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, अच्छा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, यानी कि आपकी बॉडी जो इंसुलिन सिक्रीट हो रही है उसको कबूल नहीं कर रही है, उसको पहचान नहीं रही है। हाइपर इंसुलिनीमिया, इनिशियली आप देखेंगे कि हाइपर इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि वो यूज नहीं कर रही, तो ब्रेन सिग्नल फिर पैंक्रियास को दे रहा है, भाई इंसुलिन की बॉडी में जरूरत है, ब्लड में जरूरत है, तो वो ज्यादा 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 सिक्रीट होता चला जाता है। तो देखिए 3 हार्मोन्स हैं मेन जो टाइप 2 डायबिटीज को कॉज करने में जिनका योगदान होता है। हम तो हर चीज में इंसुलिन ही बोलते हैं और इंसुलिन ही मेन है भी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक जेनेटिक डिफेक्ट और एनवायरमेंटल डिफेक्ट दोनों आ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कहते हैं जेनेटिक भी हो सकती है या एनवायरमेंटल भी हो सकती है, ठीक है। तो जेनेटिक कैसे हो सकती है? मैंने क्या बताया कि टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो ओबीज होते हैं, और ओबेसिटी भी कौन सी होती है? सेंट्रल एब्डोमिनल, पेट उनका, हम लोग देखेंगे ना साउथ एशियंस को, वैसे लीन पेट हो गए, बस एक पेट निकला होता है। तो ये जो पेट जो है ना, एब्डोमिनल ओबेसिटी, दिस इज द मेन कॉज फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है? तो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, अब जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। खाओगे पियोगे तो ऑब्वियसली पेट निकलेगा। जेनेटिक भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकती, जेनेटिक भी हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में जेनेटिक भी है, एनवायरमेंटल भी है। तो जेनेटिक में ओबेसिटी हो गई। अच्छा, ये भी कहते हैं कि लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं ना, उनमें टाइप 2 लॉन्ग टर्म में जाके हो जाता है, बट ये कहीं से क्लैरिटी नहीं है कि कॉज क्या है, रीजन क्या है, ऐसा नहीं है। बट ये पाया गया है कि लो बर्थ वेट बेबीज में भी ये चीज होती है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल से भी आपकी ओबेसिटी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है ना। तो
ये चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ गई। अब बीटा सेल डिफेक्ट में क्या है, आपकी ग्लूकोटॉक्सिसिटी यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज, लिवर ज्यादा ग्लूकोज बनाए जा रहा है तो ऑब्वियसली ग्लूकोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो अगर ग्लूकोटॉक्सिसिटी है, जब तक कि आप ग्लूकोटॉक्सिसिटी ठीक नहीं करेंगे तब तक बीटा सेल अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर वो बीटा सेल डिफेक्ट बन जाता है। इसी तरीके से लाइपोटॉक्सिसिटी यानी कि बहुत सारा फैटी सेल्स या हार्मफुल एडिपोसाइटोकाइंस जो है वो एडिपोस टिश्यू से बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर इनक्रेटिन इफेक्ट भी आ जाता है। और अगर बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, इन यूट्रो व्हेन देयर इज अ माल न्यूट्रिशन फॉर द बेबी, तो ऐसे बेबीज में भी बीटा सेल डिफेक्ट हो सकता है और आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट भी है, इसमें एनवायरमेंटल डिफेक्ट भी है, और मेन कॉज तो इंसुलिन हो गया। ठीक है, इंसुलिन यानी कि बीटा सेल से सिक्रीशन इंसुलिन की गड़बड़ा गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया और इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है टाइप 2 होने के लिए, एक चीज से नहीं टाइप 2 होएगी। ठीक है, अब इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन कहां से आया, अल्फा सेल ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियास है। बीटा सेल से आता है इंसुलिन, अल्फा सेल से आता है ग्लूकेगॉन। अब ग्लूकेगॉन का क्या काम है, ग्लूकेगॉन इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अगर आपकी खून में शुगर लेवल्स कम हो रही है तो पैनक्रियास, आपका ब्रेन पैनक्रियास को, अल्फा सेल्स को कहता है कि भाई शुगर लेवल कम हो रही है, मरीज हाइपो में जा रहा है, फटाफट थोड़ा ग्लूकेगॉन ब्लड में डालो, तो ग्लूकेगॉन ब्लड में आने लग जाता है। तो जब ग्लूकेगॉन ब्लड में आने लगता है, जो शुगर लेवल्स कम हो रही होती हैं वो वापस ठीक हो जाती हैं। तो ये बॉडी का एक सर्कल है, बॉडी की अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो इस तरीके से चलती है। तो ये हो गई ग्लूकेगॉन की बात। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म है ना, कि जहां ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई वहां ग्लूकेगॉन अपने आप हट जाती है, टाइप 2 डायबिटिक्स में ये नहीं हटती। तो क्या हुआ, ग्लूकेगॉन सिक्रेट होती ही चली जा रही है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ब्लड शुगर लेवल इज ऑलरेडी हाई। वो जो इनहिबिटरी जो फीडबैक इनहिबिशन है वो उसका गलत हो जाता है, वो नहीं होती। तीसरा हार्मोन है इंक्रेटिन। इंक्रेटिन के में 2 हार्मोन्स आते हैं, GLP-1 एंड GIP। ठीक है, तो अब ये जो इंक्रेटिन के ये जो 2 हार्मोन्स है ये कहां से आते हैं, ये सीक्रेट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में से। ठीक है, अब ये जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जैसे आप खाना खाओगे ना, आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाई, आपने चावल खाया, जो भी खाया, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाई, फटाफट आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में से इमीडिएटली ये दोनों हार्मोन सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ये जाके एक्ट करते हैं पैनक्रियास पे, पैनक्रियास से कहते हैं भाई इंसुलिन निकालो। तो इसलिए जो पोस्ट प्राइमरी ब्लड शुगर है ना, खाना खाती जो एकदम शुगर पीक पे जानी चाहिए वो नहीं जाती, क्योंकि ये हार्मोन्स अपना एक्शन करना शुरू हो जाते हैं और ये शुगर को नहीं बढ़ने देते, पोस्ट प्राइमरी शुगर को नहीं बढ़ने देते। लेकिन इनका काम क्या है, एक तो ये ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन को रोक देते हैं, ये ग्लूकेगॉन को सप्रेस कर देते हैं कि भाई बस हो गया, बहुत ब्लड शुगर पड़ी हुई है, अब आपका काम खत्म, आप हटो यहां से। ठीक है, ये इंक्रेटिन का काम है। दूसरा, वो आपका ना जो गैस्ट्रिक स्लो कर देता है, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कर देता है, तो आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन बनी रहती है, आपको भूख नहीं लगती ज्यादा, है ना, ओवर ईटिंग नहीं करोगे, ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी, ज्यादा भूख नहीं लगेगी, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, है ना। तो वेट लॉस इससे, इस दवाई लेने से, मतलब ये जो इंक्रेटिन्स हैं इनसे वेट लॉस होता है। तो ये बड़े अच्छे ड्रग्स माने गए हैं जो नए अभी आए हैं। अच्छा, तीसरा ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन को भी सिग्नल दे देता है कि भाई खाना नहीं चाहिए और खाना बॉडी को नहीं चाहिए, तो इंसान, वो व्यक्ति वो और खाना नहीं मांगता, तो ये उधर भी ये सप्रेस कर देता है आपकी हंगर को। ठीक है, फिर चौथी चीज ये क्या करता है कि इसने जो ये इंसुलिन निकलती है ना, दिस इंसुलिन इज ग्लूकोज डिपेंडेंट, यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट लिया उसके मुताबिक इंसुलिन निकलेगी। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लिया तो इंसुलिन ज्यादा निकल गई है, कार्बोहाइड्रेट कम लिया और इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट, हाँ, तो मतलब जितना शुगर गई उसके हिसाब से ही इंसुलिन
इंसुलिन सिक्रीशन कराएगा, उस अदरवाइज नहीं कराएगा। अब ये वाला जो हार्मोन है, मैंने बोला इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से निकलता है और ये कुछ मिनट के लिए रहता है। तो कुछ मिनट के लिए क्यों रहता है? क्योंकि DPP-4 एक डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेस 4 करके एक एंजाइम है, ये इस हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, फटाफट, मतलब ये उसको तोड़ फोड़ देता है, इसको नहीं बढ़ने देता इस हार्मोन को, है ना। तो इनक्रेटिन जो इफेक्ट रहता है ना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो सिर्फ जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर को जो है ना बढ़ने नहीं देता, वो इसका काम है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक्स में क्या होता है ना कि जो इनक्रेटिन का जो इफेक्ट है ना, ये डिमिनिश हो जाता है। तो क्या होता है कि ये एक्शन कर नहीं पाता, ग्लूकागॉन ज्यादा बनेगी, तो शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेंगे, है ना, इनक्रेटिन इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, तो इंसुलिन डिमिनिश होगा, तो इंसुलिन आएगी नहीं ज्यादा, तो फिर शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, तो इनक्रेटिन इफेक्ट हो गया। तो 3 तो ये बातें हो गई जो टाइप 2 में आई। पहली बात क्या हुई कि आपका इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो डीरेंज हो गई या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। ये कहाँ पे हुई? ये बीटा सेल में हुई। दूसरी बात क्या हुई कि अननेसेसरी का अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन निकाले जा रहा है। तीसरी बात क्या हुई कि इनक्रेटिन इफेक्ट डिमिनिश हो गया टाइप 2 में। चौथी बात क्या हुई कि जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो जब इंसुलिन होता है तो वो स्केलेटल मसल्स यूटिलाइज कर देते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं एनर्जी के लिए, वो नहीं लेते क्योंकि इंसुलिन नहीं है, इसलिए फिर आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। एडिपोज टिश्यू जो है ना, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में आ जाती हैं और हार्मफुल एडिपोसाइटोकाइंस आ जाती हैं। जब फ्री फैटी एसिड्स आ गई ना, तो क्या हो गया, लाइपोलाइसिस, यानी कि फ्री फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा, कीटोन बॉडीज बनेंगी, पेशेंट खाली पेट रहा, स्टारवेशन में गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वन ऑफ द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज ये हो जाती है। तो ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, एडिपोसाइटोकाइंस का खून में रहना, ये गलत है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो 5 चीजें ये हो गई। अच्छा, आपकी किडनी क्या करती है कि दोबारा से जो शुगर है ना, उसको ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर देती है, तो फिर ब्लड शुगर बढ़ गई आपकी, है ना। ब्रेन में क्या हुआ, ब्रेन में वो इनहिबिटरी साइन खत्म हो गया, तो ब्रेन को वो जो भूख लगने वाली चीज है ना, वो उसकी वो इनहिबिट हो गई, तो वो उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो उधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो 7 ही हो गई। और लिवर जो है वो ग्लूकोज आउटपुट बढ़ाता जाता है, लिवर खूब ग्लूकोज निकाले जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो ये इसको कहते हैं, ये 8 चीजों को कहते हैं ऑमिनस ऑक्टेट, यानी कि ये खतरनाक एक 8 चीजों का ऑक्टेट है, जिसके चलते टाइप 2 डायबिटीज पाई जाती है या होती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है टाइप 2 डायबिटीज की। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। आई रियली होप कि ये आपको बहुत फायदा देगी। Thank you very much. Thanks a lot, dear friends.